जनरल परिहार, देखिए, यह कहना कि सारे इलाके स्ट्रेटेजिक हैं, अहम हैं, वो अपने आप में सही है। हम कहीं भी चीन को दबाव बनाने की इजाजत नहीं देना चाहेंगे, लेकिन जो ये डेप्सांग है, ये थोड़ा दर्शकों को समझाइए। ये काराकोरम पास के नजदीक है, ये अक्साई चिन इलाके से सटा हुआ है, वहीं पर सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बन रहा है। तो वहां पर भारत ने जो अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, देखिए, हम बहुत सालों से बॉर्डर इलाकों को निगलेक्ट भी कर रहे थे, और दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड बनती है, वहां पर हम हवाई जहाजों को, फाइटर प्लेन्स को लैंड कराने लगते हैं, तो चीन के लिए दिक्कत थी। हमने ये भी ताल ठोकी, अक्साई चिन भी हमारा है, बहुत सालों से हम अक्साई चिन की बात नहीं कर रहे थे। तो ये डेप्सांग में जो कुछ हो रहा है, थोड़ा सा ये समझाइए दर्शकों को, इसका सामरिक महत्व। डेप्सांग में काफी कुछ हुआ है, ऐसा मैं मान के चलता हूं, और सरकार की तरफ से इस बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं आ रही है। जो उनकी चुप्पी है वही सबसे बड़ी परेशानी की वजह होती है। डेप्सांग का, जैसे जनरल गुरमीत ने बताया, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है इन सब मामलों में, कि हाइट जो लगते हैं वो हमारे सपोर्ट्स में है, मगर ये प्लेन एरिया जो प्लेटू जाता है, ये जो है एक तरह से अक्साई चीन में एंट्री होती है, और उसके बाद में वो तिब्बत और सिक्यांग प्रांत में भी जाने का होता है। तो डेप्सांग का जो था 1960s में भी चाइना ने इसके कुछ पार्ट पे क्लेम किया था, मगर जो आज वो एलएसी पे क्लेम करते हैं वो उनका 1962 में भी उन्होंने क्लेम नहीं किया था, और इसलिए वो एंटर करने के बाद में वहां से विड्रॉ भी कर गए थे। उसके बाद में 40-45 साल तक डेप्सांग में कभी कोई डिस्प्यूट आया ही नहीं। मगर इस बार ऐसा कहा जाता है, मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, कि डेप्सांग एरिया में चीन का इन्फिल्ट्रेशन काफी ज्यादा हो चुका है, और वो इस तरह से एस्टेब्लिश हो गए हैं कि अब वो वहां से हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं दिखाई दे रहे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर डेप्सांग के इतना क्लोज वो डीएसओबी रोड के आते हैं, तो हमारा दौलत बेग ओल्डी जो है वो भी उसमें प्रॉब्लम में जा सकता है। और दूसरा, जो ग्लेशियर की बेस पे जो रोड बन रहा है ससोमा सासेला करके डीएसओबी जाने का, उस पर भी चीन की डोमिनेंस बढ़ सकते हैं, और वो इसको लाइन को कट करके उधर सियाचिन ग्लेशियर की तरफ भी जा सकते हैं। एक मिनट के लिए रोक रहा हूं जनरल परिहार। जनरल गुरमीत, इसको वाई जंक्शन भी कहा जाता है, तो ये वाई जंक्शन क्यों कहा जाता है, ये इसका थोड़ा बताइए। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जनरल गुरमीत, आपसे। ओके संदीप जी, ये देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो एलएसी की प्रतिक्रिया है, क्लैरिफिकेशन की एक्सरसाइज भारत और चीन के अंदर में, ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। और ये कॉन्फ्लिक्ट आखिर में क्या होगा, ये चैलेंज क्या होगा, लड़ाई होगी नहीं होगी, तो कुछ भी होगा, तो जब तक पूर्ण रूप से अक्साई चीन जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत के पास में नहीं आ जाता है, तो इसका ये सब जुडिस मामला है। और देखिए, ये अभी नेगोशिएशन की प्रोसेस से निकलेगा, तो एक एक शब्द जो संदीप जी आप पूछ रहे हैं, जो जवाब हम दे रहे हैं, ये भी उसी में आएगा, क्योंकि आज के बिग डाटा जिस प्रकार से चाइना रखता है, तो इसलिए हमको हमारी बहुत जिम्मेवारी बन जाती है कि इस कॉम्प्लेक्स और वेक्स टॉपिक नहीं, मैं सर आपसे जनरल गुरमीत, वाई जंक्शन है जो इलाका जहां पर ये तकरार चल रहा है, वाई जंक्शन क्यों कहा जाता है? और देखिए, डेप्सांग बीच में ये वाई इसलिए है क्या, एक तरफ एलओसी है यानी कि पाकिस्तानी बॉर्डर, एक तरफ एलएसी है, मैं वो जानना चाह रहा हूं आपसे। संदीप जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, ऐसा है कि ये जो फॉरवर्ड इलाका है एलएसी वाले, इसके अंदर में हमारी पोस्ट तो पीछे है, और आगे एलएसी के साथ में पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, जिसका नंबर आप जिक्र करते हैं 10, 11, 12, 13 ऐसे करके। तो ये जो हमारे ट्रैक्स बनते हैं हमारे पेट्रोल्स के जाने के कारण, तो जो ट्रैक में एक ट्रैक है जो सीधा आ रहा है, एक उसको जुड़ रहा है, और वो वाई की शक्ल के अंदर में। और इधर में देखिए, ऐसा है कि ये जितने नाले हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ में आ रहे हैं, राकी नाला, चांग चेनमो नाला, और जितने भी कुंगरंग नाला, तो जब आके मिलते हैं तो नाले की शक्ल भी एकदम वाई की तरफ बन जाती है, तो इसलिए उस इलाके को रेफरेंस के लिए वाई जंक्शन कहा जाता है। ओके, स्कंददयाल साहब, ये देखिए, जो डेप्सांग में कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और हम ये लगातार ये बात कह रहे हैं, आर्ट ऑफ डिसेप्शन में चीन माहिर है, और यहां पर अब ये कहा जा रहा है कि डेप्सांग में हम बहुत सालों से एलएसी तक गए भी नहीं हैं,
यह भी एक परेशानी है। हालांकि इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग दावे आ रहे हैं। जनरल लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा कमांडिंग ऑफिसर रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये गलत है कि हमने 2013 से वहां पर जाना बंद कर दिया। कुछ सैन्य अधिकारी अखबार ये छाप रहे हैं कि नहीं, दरअसल पेट्रोलिंग लाइन अलग है, हम पेट्रोलिंग लाइन मेंटेन कर रहे हैं, एलएसी तक हमने जाना बंद कर दिया है। तो वहीं पर घात लगा रहा है क्या चीन? देखिए, पूरा जो बॉर्डर है इस समय समस्या बहुत जटिल है। जैसा कल रक्षा मंत्री ने कहा कि जो चाइनीज परसेप्शन है बॉर्डर का और हमारा परसेप्शन है वो अलग है। और इसको संदीप जी आप देखिए ये 4 लेवल पर है। एक तो बॉर्डर कहाँ है भारत और चीन का, उस पर 22 राउंड ऑफ नेगोशिएशन हो चुके हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव से मैच की एक्सचेंज नहीं हुई। ये एक चीज हो गया बॉर्डर। दूसरा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसमें भारत की अपनी लाइन अलग है, चाइना की अलग है, और चाइना अपनी लाइन बताता ही नहीं है। जब 2014 या 15 में शी जिनपिंग आए थे, प्रधानमंत्री मोदी ने पब्लिकली कहा था कि एलएसी को डिफाइन किया जाए तो भारत और चाइना से क्लैश की संभावना कम होगी। चाइना ने कुछ नहीं किया क्योंकि उसके इरादे नेक नहीं है। और अब तीसरी लेवल पे संदीप की जो प्रॉब्लम आ रही है कि हम तो ये कह रहे हैं स्टेटस को आंटी, वो एलएसी तो अलग बीच में रह गई, सबके बाद बॉर्डर, फिर एलएसी, और फिर अप्रैल में कहाँ तक हमारी पेट्रोलिंग हो सकती थी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि कोई जनरल कह रहे हैं कि तो हम तो 20 साल से नहीं कर रहे थे, कोई कह रहे नहीं कर रहे थे, पर मार्च और पर भारत का जो इस समय पोजीशन है बड़ा पब्लिकली डिक्लेयर्ड है कि मार्च और अप्रैल में जो भी पोजीशन थी जहाँ तक हम पेट्रोलिंग कर सकते थे वहां तक हम कर सकें। वो ये नहीं कह रहे कि जहाँ हम 1980 में करते थे वहां तक कर सके। हम तो मार्च अप्रैल 2020 की बात कर रहे हैं। पर ये बड़ी जटिल समस्या है और चीन धीरे धीरे अपने 1959 की क्लेम लाइन तक आना चाहता है। अभी जैसे उन्होंने पेट्रोलिंग बंद की है कहीं, और ये कहीं हमने एडवांटेज ले ली है, कहीं उन्होंने एडवांटेज ले ली है। एक जनरल साहब ने बताया नहीं, मैं इसीलिए स्कंदयाल साहब मैंने जनरल गुरमीत से ये वाई जंक्शन क्यों कहा जाता है, ये अहमियत इसीलिए पूछी है क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर क्या, हमें एलएसी के साथ साथ एलओसी पर भी निगाह बनाए रखनी होगी। एक तरफ जहां एलएसी पर चीन भारत के साथ लगातार तनाव बढ़ा रहा है, वहीं पाकिस्तान इस तनाव का फायदा उठाने की कोशिश में लगा है। पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर एक नया पैंतरा अपनाया है। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब वो गिलगिट बाल्टिस्तान को अलग प्रांत का दर्जा देगा और वहां चुनाव भी कराएगा। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान गिलगिट जाएंगे और माना जा रहा है कि इमरान खान गिलगिट बाल्टिस्तान को आज एक अलग प्रांत बनाए जाने का औपचारिक ऐलान भी कर सकते हैं। स्कंदयाल साहब, इसीलिए एलएसी के साथ साथ एलओसी पर भी ध्यान देना होगा। ये 2 फ्रंट पर हमें चौकन्ना रहना होगा। हमें बिल्कुल एलओसी पर भी ध्यान देना होगा। पाकिस्तान भी अपना यूनिलैटरली जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है। देखिए, हमें ये मानना होगा कि 5 अगस्त को हमने थोड़ा सा स्टेटस को पिछले साल चेंज किया था, तो पाकिस्तान भी अपना जो कुछ कर सकता है वो करेगा। उस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें केवल ये देखना चाहिए कि एलओसी पर उनका जमावड़ा तो नहीं हो रहा उनकी फौज का, और वो ज़रूर अभी ये जनरल बाजवा जो चाइना का मेन प्यादा इस समय पाकिस्तान में है वो जनरल बाजवा है, इमरान खान नहीं है। और उनके साथ नहीं, प्यादा है कि वजीर है स्कंदयाल साहब? प्यादा इमरान खान है, वजीर जनरल बाजवा है। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो उस पर बहुत ध्यान देना होगा कि पाकिस्तान के डिप्लॉयमेंट्स कैसे हैं, और अब बाल्टिस्तान को उन्होंने प्रॉविंस बना दिया नहीं। बट देखिए, इस समय हमें आर्मी और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पे बहुत ध्यान देना है। वो इंटरनली जो पाकिस्तान पीओके में कर रहा है वो बाद में देखा जाएगा। नहीं, मैं जनरल गुरमीत, देखिए ये खबर आ रही है, इसीलिए मैंने आपसे वाई जंक्शन की बात पूछी थी। ये एलएसी के साथ एलओसी भी, और देखिए चीन हमेशा उकसाएगा और चीन का पिट्ठू है आज की तारीख में पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ खुराफात को अंजाम देने की कोशिश करेगा, और इसीलिए गिलगिट बाल्टिस्तान में अब उसे अलग प्रांत का दर्जा देंगे जी। वहां पर जो एक हवाई पट्टी है वो पहले ही चीन को दे चुका है। आपने 38,000 स्क्वायर वर्ग की जमीन चीन के पास का जिक्र किया। 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारी जमीन है वो चीन ने दे रखी, वो पाकिस्तान ने दे रखी है चीन को। तो हमें ऊपर का इलाका, और इसीलिए डेप्सांग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। संदीप जी, आपने बिल्कुल ठीक और बहुत विस्तार में कहा है
देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त को 4 शब्द बोले थे, विस्तारवाद, आतंकवाद, एलओसी और एलएसी। और ये सारा गठबंधन चाइना पाकिस्तान का जो प्रॉक्सी है वो एक ही चैलेंज है, एक ही चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, आपने एक सुंदर बात बोली कि एक शाश्कम वैली है 5180 स्क्वायर किलोमीटर की, जो 1963 में एक बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत में पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट दी। जी, पाकिस्तान कौन होता है गिफ्ट देने का? हाँ। जब वो इलाका ही हमारा है। और देखिए, आप अपना मैप देखिए जो सर्वे ऑफ इंडिया ने नवंबर 2019 में पूरे विश्व को दिखाया है। इसके अंदर में चाइना और पाकिस्तान का कोई बॉर्डर नहीं है। इसके अंदर में भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर है 136 किलोमीटर का। और ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है, ये पूर्ण रूप से भारत का है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये रेड लाइन है भारत की। और उस वहां पर जो इमरान खान है, वहां जाकर इसको अलग दर्जा देना चाहते हैं, ये तो उनकी घबराहट है। उनको मालूम है कि दिन आने वाला है जब पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत अवश्य, कोई शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप घबराहट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जनरल गुरमीत। जनरल परिहार में कहूंगा, देखिए, दुश्मन के मंसूबे क्या हैं, मंशा क्या है, हमें उसे ठीक से रीड करना चाहिए। हम जवाब देने में सक्षम हैं, हमारे फौजी बहादुर हैं, उस पर कतई कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान में हो रहा है, इसकी बानगी हमें मॉस्को में देखने को मिली थी ना, जब हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल गए और पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से उनकी बातचीत होनी थी, तो नक्शा उन्होंने बनाया, वो कश्मीर का इलाका अपने हिस्से में दिखाया था। तो ये हमें एलएसी और एलओसी दोनों पर निगाह रखनी होगी। मैं इस बात, ये क्वेश्चन मैं अपना मेंटेन कर रहा हूं। देखिए, मेरी राय ये है कि हमें पाकिस्तान और चीन को अलग अलग करके देखना नहीं चाहिए। चीन जो कर रहा है, पाकिस्तान के साथ उनके पूरे उसमें ऑपरेशनल लेवल पे एक्सेप्टेंस होते हैं, और पाकिस्तान जो कर रहा है वो चीन के ऑपरेशनल लेवल के, उनके पीएलए के जो एक्सेप्टेंस हैं, उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, उससे ही होते हैं। तो सारी कार्रवाई जितनी भी हो रही है वो चाइना के मिलिट्री कमीशन और शिपिंग के निर्देशन पे ही हो रही है। चीन की जो अगले 5 साल का जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, वो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, जो पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं चाइना में, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग्स वगैरह में। चाइना ने पाकिस्तान आर्मी को एक तरह से अपने साथ मिला लिया है, और जनरल बाजवा के सपोर्टर, लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा सीपीसी के चेयरमैन रिटायरमेंट के बाद बने, $40 ट्रिलियन का जो इनका प्रोजेक्ट है, उसमें इन दोनों की भागीदारी चल रही है। चाइना ने पाकिस्तान को ऑफर दिया है कि आप इतना डेट चुका नहीं सकते, आप हमें 99 ईयर की लीज पर गिलगिट बाल्टिस्तान दे दीजिए। तो चाइना की जो सारी कोशिश है, अक्साई चीन को प्रोटेक्ट करना, काराकोरम बाईपास को प्रोटेक्ट करना, इसीलिए देखिए जनरल परिहार, जो हम चीज उठा रहे हैं ना, डेप्सांग में जो हो रहा है, और दीजिए आप मुझे। हाँ, प्लीज। और अगला टारगेट उनका अफगानिस्तान है, तो वो उनके प्लानिंग में अफगानिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चीन है, और वो उसी पे लगातार काम करते जा रहे हैं। हम परेशानी को हम पीसमील में देखते हैं, आपको इसको लार्जर प्रोस्पेक्टिव में देखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आपने बहुत सही पूरा नक्शा जो खींचा है, और इसीलिए डेप्सांग बहुत जरूरी हो जाता है। वहां हवाई पट्टी रिएक्टिवेट की जाती है, वहां पर रोड पहुंच जाती है, तो चीन की इस मंशा में कहीं ना कहीं एक रोड ब्लॉक आता है, यह भी हमें समझना होगा। और एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले वरुण सिन्हा, देखिए, पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है चीन, चीन नेपाल का भी इस्तेमाल कर रहा है, जो हमारा सबसे पुराना दोस्त था, बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में हमारे हमेशा रिश्ते रहे हैं। लेकिन काला पानी, लिपुलेख, जिस इलाके पर आप मौजूद हैं, वहां पर भी खुराफात को चीन अंजाम दे रहा है और इस्तेमाल कर रहा है नेपाल का भी। देखिए, निश्चित तौर पर, और आज सुबह से मुझे कुछ नेपाल के लोग मिले भी, जहां मैं खड़ा हूं वहां पर 3-4 लोगों ने मुझसे कहा कि हालात ऐसे हैं कि हम चाहते हैं सामान्य किए जाएं, क्योंकि हम लोग सदियों से यहाँ पर व्यापार करते आ रहे हैं, हमारी रोटी और बेटी का रिश्ता भी है, और ऐसी परिस्थिति में हम लोग फंस से गए हैं, हम लोग करें तो करें क्या। दूसरी बात यह है कि नेपाल
कि जनता या आम पब्लिक ये चाहती है कि संबंध सुधरे, लेकिन सरकारें भले ही उसको दूसरे एंगल की तरफ और चीन की तरफ लेके जा रही हैं, और शायद जनता कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ज़रूर परेशान भी है, आक्रोशित भी है। और सामने की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर आज मेरे कुछ लोगों से बातचीत भी हुई, और अभी भी कुछ लोग जो हैं वो इस इंतज़ार में यहाँ पर खड़े हुए थे कि ये रास्ता या ये पुल जब भी खुलेगा तो वो अपने गंतव्य तक जा पाएंगे। तो ये परेशानी, ये दिक्कतें कहीं ना कहीं समझाने के लिए काफ़ी हैं कि नेपाल से जो हमारे रिश्ते लगातार पहले चलते आ रहे थे वो 4 महीने से जितने खराब हुए उससे वहाँ की जनता और यहाँ रहने वाली जनता भी निश्चित तौर पे परेशान है। लेकिन हाँ, एक एंगल के तौर पे आप कह सकते हैं कि नेपाल से वो पहले जैसे संबंध अब लोगों को नजर नहीं आ रहे जो हमेशा चलते आते थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।